नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीरज सर इंग्लिश क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे टेंस। जी हाँ, टेंस। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि टेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है इंग्लिश ग्रामर का। अगर आप टेंस अच्छे से जानते हैं, अगर टेंस पे आपका कमांड है, तो आप इंग्लिश ग्रामर में जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उन सब में आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर आप टेंस नहीं जानते हैं तो आप जितने भी ग्रामर में टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टाइम एंड टेंस, तो इन सब में आपको दिक्कतें आती रहेंगी। इसलिए टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज हम लोग देखते हैं टेंस। टेंस का परिभाषा क्या होता है। इसका परिभाषा ये है कि क्रिया के विभिन्न रूपों के प्रयोग को टेंस कहते हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि एक वर्ब के 5 रूप होता है, V1, V2, V3, V4 और V5। तो जब हम जैसे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसमें वर्ब के 2 रूपों का प्रयोग होता है, V1 और V5। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो वहाँ पे V4 का प्रयोग होता है, वर्ब के 4थे रूप का प्रयोग होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, तो वहाँ पे V3 यानी कि वर्ब के 3रे रूप का प्रयोग होता है। तो आप देख रहे हैं ना कि हर एक टेंस से वर्ब के अलग अलग रूपों का प्रयोग होता है। तो इसका यही परिभाषा है कि क्रिया के विभिन्न रूपों को प्रयोग को टेंस कहते हैं। अब टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं कि जब कोई काम वर्तमान समय में हो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब इन तीनों टेंसेज का 4 भेद होते हैं। तो जैसे प्रेजेंट टेंस है तो इसके 4 भेद होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो एक एक करके हम लोग सब टेंस को देखेंगे। आज हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसको क्या स्ट्रक्चर है बनाने के, इसको कैसे बनाया जाता है ट्रांसलेशन इस सेंटेंस वाले। जब इस टेंस के क्वेश्चन आए तो उसको इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो परिभाषा ज़रूरी है किसी भी टेंस का, क्योंकि पहचान कभी कभी आपको धोखा भी दे सकती है। आगे वैसा आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का परिभाषा क्या होता है। इसका परिभाषा यह होता है कि जब कोई काम वर्तमान समय में स्वाभाविक रूप अर्थात आदत के रूप में होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। मतलब क्या है यहाँ पे कि जब कोई काम वर्तमान समय में स्वाभाविक रूप अर्थात आदत के रूप में हो। यहाँ पे काम तो होगा, काम होने के 2 कंडीशन है, या तो काम हो स्वाभाविक रूप में हो, या तो उसका स्वभाव हो जो व्यक्ति को करता है, या फिर उसका आदत हो। तो उस तरह के काम को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे राधा हंसती है, तो यहाँ पे जो राधा हंसती है आपका सेंटेंस है, तो राधा का हंसना यहाँ पे या तो उसका स्वभाव है या तो फिर उसका आदत है, तो होगा राधा लाफ्स। एक और एग्जाम्पल है, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, काम तो प्रेजेंट में हो रहा है। अब ये काम किस रूप में हो रहा है, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, या क्रिकेट खेलना उन लोगों का या तो स्वभाव है या फिर आदत है। तो इसका परिभाषा यह है कि जब कोई काम वर्तमान समय में स्वाभाविक रूप अर्थात आदत के रूप में हो उसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे वे लोग क्रिकेट खेलते हैं तो दे प्ले क्रिकेट, है ना। इसका पहचान क्या होता है भाई, पहचान जरूरी है टेंस पहचानने के लिए। पहचान है कि क्रिया अर्थात वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ और इत्यादि लगा रहता है। मतलब क्रिया अर्थात वाक्य के अंत में ऐसे लिखवाने का मतलब क्या है, ऐसे लिखवाने का मतलब ये होता है कि एक हिंदी वाले वाक्य में अंत में वर्ब रहती है ना। वही लिखा है क्रिया अर्थात वाक्य के अंत में। ये लिखवाने का मतलब यही होता है कि हिंदी वाले जो सेंटेंस होते हैं उसके अंत में वर्ब रहती है। तो अगर किसी वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ इत्यादि लगा रहता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माना जाता है। हम लोग समझते हैं कि भाई वो जो क्वेश्चन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। जैसे वह स्कूल जाता है, तो आप देखिए जाता के अंत में क्या है, ता है ना। तो हम समझेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ही गोज टू स्कूल, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो इसमें क्या है, अंत में ता हूँ आ रहा है, तो यहाँ पे है ना ता हूँ। तो मैं किताब पढ़ता हूँ, तो पढ़ना एक वर्ब है, अब पढ़ना के अंत में क्या है, ता हूँ है। तो हम समझ जाएंगे कि ये जो वर्ब है इसके अंत में ता हूँ है, तो हम समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हो जाएगा आई रीड अ बुक। इसका शॉर्ट रूल क्या होता है बनाने का नियम, सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको V1 या V5 देना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट देना है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे V1 और V5 यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार आपको वर्ब का पहला रूप और वर्ब का 5वां रूप देना होता है। तो अभी थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि V1 को V5 कैसे बनाया जाता है ना। तो इसके लिए नियम है कि वैसा कोई वर्ब जिसके अंत में OCH या SH आएगा उसके अंत में हम ES जोड़कर V5 बनाएंगे, और बाकी जितने भी बच जाएंगे
उनमें केवल एस जोड़कर V5 बनाएंगे, है ना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वैसे वर्ब जिनके अंत में ओ, सी एच या एस एच, ये तीनों में से कोई आए तो जब उनको हम V5 बनाएंगे तो उनमें हम ई एस जोड़ेंगे, और बाकी जितने भी वर्ब बच जाएंगे उनमें हम एस जोड़कर V5 बनाएंगे। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए गो, तो गो जब मैं बोलता लिखते हैं तो जी ओ, तो अंत में ओ आ रहा है, तो जब मैं इसे V5 बनाऊंगा तो देखिए अंत में यहाँ पे ई एस जोड़ा हुआ है क्योंकि अंत में ओ है। रीड, तो रीड के अंत में क्या है भाई, डी है, तो डी रहेगा तो उसमें केवल एस जुटेगा क्योंकि तीन ही ऐसे हैं ओ, सी एच और एस एच, यही अगर किसी वर्ब के अंत में रहते हैं तो हम उसमें ई एस जोड़कर V5 बनाते हैं। और रीड के अंत में देखिए डी है तो इसमें केवल एस जुटेगा, तो रीड लिख दीजिए और अंत में जोड़ दीजिए तो V5 बन जाएगा। टीच, टीच लिखते हैं तो अंत में आ रहा है सी एच, तो सी एच है, यहाँ पर देखिए सी एच है, तो जब सी एच है तो हम इसमें ई एस जोड़कर V5 बनाएंगे, तो टीच लिख के जोड़ दीजिए ई एस, टीचेज, V5 हो जाता है। प्ले, प्ले के अंत में क्या है, वाई है, तो इसमें एस जुटेगा, प्लेज आपका V5 हो गया। वास आपका V1 है, जब इसे मैं V5 बनाऊंगा तो इसमें ई एस जोड़ेंगे क्योंकि अंत में एस एच आ रहा है, तो वासेज। राइट, राइट के अंत में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ई आ रहा है तो अंत में केवल एस जुटेगा, V1 को V5 बनाएंगे तो राइट्स हो जाएगा। सिंग, SING, अंत में जी है, जब इसे मैं बनाऊंगा V5 तो इसमें एस जुटेगा, सिंग्स। तो ये था आपका कि V1 को V5 कैसे बनाया जाता है, ये ज़रूरी है क्योंकि इस टेंस में वर्ब के दो रूपों का प्रयोग होता है। तो ये तो था दोस्तों कि V1 को V5 कैसे बनाते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 देना है, तब हम लोग ये देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ V1 लगेगा और कौन से सब्जेक्ट के साथ V5 लगेगा, है ना। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है कि वैसा कोई सब्जेक्ट जिसके साथ एम और आर लगता है उसके साथ V1 लगेगा, है ना। वैसा कोई सब्जेक्ट जिसके साथ आप एम और आर का प्रयोग करते हैं, है ना, तो वहाँ पे हम V1 का प्रयोग करेंगे, और वैसा कोई सब्जेक्ट जिसके साथ इज लगता है उसके साथ हम V5 का प्रयोग करेंगे। एक मैं शॉर्ट ट्रिक लिखा हूँ, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 का प्रयोग होता है और बाकी जितने भी पर्सन्स हैं उन सब के साथ V1 का प्रयोग होता है ना। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और ऑब्जेक्ट। अब जैसे देखिए राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट कहाँ रहता है, किसी वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट रहता है और वर्ब अंत में रहती है, जैसा कि आप देख रहे हो कि क्रियार्थक वाक्य के अंत में। ऐसे लिखवाने का मतलब यह होता है कि एक वाक्य के अंत में वर्ब रहती है, तो अगर कोई सेंटेंस के शुरू में आपका सब्जेक्ट रहेगा और अंत में वर्ब रहती है, इन दोनों के अलावा अगर कोई बच जाता है तो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो राम आम खाता है, तो यहाँ पे शुरू में राम है तो आपका सब्जेक्ट हो गया, आम आपका ऑब्जेक्ट है और खाता आपका वर्ब है, क्योंकि वर्ब हिंदी वाले वाक्य में हमेशा और हमेशा अंत में रहती है, तो खाता बना है खाना से। तो आप देख रहे हो कि इसके अंत में ता है, तो आप ऐसे भी समझ जाते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो राम आम खाता है, तो शुरू में आपका राम है, आम आपका ऑब्जेक्ट हो गया और खाता आपका वर्ब। तो शेड्यूल क्या है, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5, फिर अंत में आपको ऑब्जेक्ट देना है। तो अभी मैं आपको जैसे कि पहले बताया कि वैसा कोई सब्जेक्ट जिसके साथ एम और आर का प्रयोग करते हो उसके साथ V1 का प्रयोग करना है, और वैसा कोई सब्जेक्ट जिसके साथ इज का प्रयोग होता है उसके साथ V5 का प्रयोग करना है। तो राम आम खाता है, तो शुरू में लिखना है सब्जेक्ट, तो आपने राम लिख दिया, आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद V1 या V5, तो राम नाम है और आप जानते हो कि इसके साथ इज का प्रयोग होता है, तो यानी कि अब इसके साथ मुझे V5 का प्रयोग करना है। तो ईट मतलब खाना होता है, ईट का V5 क्या होगा, ईट्स होगा, क्योंकि इसके अंत में टी आ रहा है। तो राम ईट्स, आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया। अब देना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है भाई, आपका मैंगो है, आम है, तो आम के लिए क्या हो जाएगा, मैंगो, तो राम ईट्स अ मैंगो। और एग्जाम्पल देखते हैं, हम लोग साइकिल चलाते हैं, तो शुरू में हम लोग है तो आपका सब्जेक्ट हो गया, चलाते हैं अंत में तो वर्ब हो गया, और साइकिल यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो शुरू में क्या लिखना है हमको, सब्जेक्ट, तो लिख दीजिए V, सब्जेक्ट के बाद क्या देना है, V1 या V5। तो V मतलब हम लोग, और हम लोग के साथ आर का प्रयोग होता है, आप जानते हैं, यानी कि यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो V1 वर्ब के पहले रूप में आएगी। तो चलाने के लिए क्या होता है, ड्राइव, तो V ड्राइव हो गया, आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया। अब लिखना है ऑब्जेक्ट, तो साइकिल आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये साइकिल हो गया। आगे जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं के लिए क्या होता है, मैं शुरू में यहाँ पे है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, पढ़ाता हूँ आपका वर्ब हो गया। यहाँ पे दोनों के अलावा कुछ और नहीं है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है। तो मैं के लिए क्या होता है, आई, और आई के साथ एम लगता है, और जिसके साथ एम लगता है उसके साथ V1 का प्रयोग करना है, तो आई टीच। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, डू और डज,
और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले सेंटेंस अगर निगेटिव हो तो जब भी नोट आते हैं इंग्लिश के लिए तो डू या डज के साथ नोट आते हैं, नोट कभी भी अकेले नहीं आते हैं। अब ये जानना ज़रूरी है कि किसके साथ डू नोट लगेगा और किसके साथ डज नोट लगेगा। तो इसके लिए भी वही ट्रिक है, जिसके साथ एम और आर लगता है उसके साथ डू लगाइएगा, यानी कि डू नोट लगेगा, और जिसके साथ इज लगेगा वहाँ पे डज लगेगा, है ना। तो वैसा कोई सेंटेंस जिसमें आपका सब्जेक्ट वैसा सब्जेक्ट है जिसके साथ एम और आर लगता है, तो अगर वहाँ पे नोट लगाने की बात आएगी तो वहाँ पे डू नोट लगेगा। और वैसा कोई सब्जेक्ट जिसके साथ इज लगता है और वहाँ पे आप नोट लगाइएगा तो वहाँ पे डज नोट का प्रयोग होगा। जैसे देखिए कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो यहाँ पे नहीं है, तो नहीं है तो नोट अकेले नहीं आएगा, डू या डज के साथ आएगा। अब दोनों में से किसके साथ आएगा, डू नोट लगेगा या फिर डज नोट लगेगा, ये वाक्य का सब्जेक्ट तय करता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे मैं है और मैं के लिए होता है आई, और आई के साथ लगता है एम, और एम लगेगा तो यहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे हम, यानी कि नोट डू के साथ आएगा। तो मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो मैं के लिए होता है आई, आपने सब्जेक्ट लिख दी, आपका काम, आपने आई लिख दी, आपका काम यहाँ तक खत्म। अब आई लिखने के बाद डू या डज लिखना है, तो आई के साथ एम लगता है तो इसलिए मैं डू लिखा हूँ, यहाँ तक काम खत्म हो गया। अब लिखना है नोट। अब इसके बाद देना है V1, तो प्ले, खेलना, वर्ब अंत में रहती है तो प्ले हो गया। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। बस आप इतना ध्यान रखना दोस्तों कि पहला टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब भी नोट आएगा तो डू नोट या डज नोट आएगा। डू या डज के साथ नोट आता है, अकेले नहीं आता है। अब दोनों में से कौन आएगा, डू नोट आएगा या फिर डज नोट आएगा, ये वाक्य सब्जेक्ट तय करता है। वैसा कोई सब्जेक्ट जिसके साथ एम और आर लगता है वहाँ पे हम लोग डू नोट का प्रयोग करेंगे, और वैसा कोई सब्जेक्ट जिसके साथ इज लगता है तो वहाँ पे हम डज नोट का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए वह पटना नहीं जाता है, तो अब शुरू में आपका क्या है, वह है, तो वह आपका सब्जेक्ट हो गया। अब वह के साथ क्या लगता है, इज लगता है। अब इज लगता है तो यहाँ पे हम नोट के लिए डज नोट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट वैसा है जिसके साथ इज लग रहा है। तो वह पटना नहीं जाता है, तो वह के लिए क्या होता है ही, तो ही लिखा तो आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया। अब ही लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद डू या डज देना है, तो वह के लिए होता है ही, और ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो इज लगता है तो हमको डज लगाना है। तो ही डज, यहाँ तक काम खत्म, दोनों में से एक लिखना था तो आपने डज लिखा, आपका यहाँ तक खत्म। अब लिखना है नोट, तो नोट लिखिए। अब फिर आपको लिखना है V1, जी हाँ V1। आप इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा कि जब किसी सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले सेंटेंस में डू और डज का प्रयोग हो जाता है तो उसके बाद जो वर्ब आती है वो V1 आती है ना। तो ही डज नोट गो टू पटना, वह पटना नहीं जाता है। अगर ऐसे रहता है क्वेश्चन कि वह पटना जाता है, तब तो बनता है कि ही गोज टू पटना, क्योंकि गो जाता है, क्योंकि ही आपका सब्जेक्ट है V5। मगर नियम यह है कि जब डज का प्रयोग हो जाता है तो फिर उसके बाद V1 का प्रयोग होता है, क्योंकि डज भी आपका V5 है यहाँ पे। तो था निगेटिव। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव, कि अगर क्वेश्चन क्या से शुरू होगा तो उसको कैसे बनाएंगे। तो नियम यह है दोस्तों कि किसी भी टेंस में अगर क्वेश्चन क्या से शुरू होगा तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। और आप इस बात को जानते हो कि इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, दो हेल्पिंग वर्ब है। अब दोनों में से कौन पहले आएगा इस सब्जेक्ट तय करेगा। और मैं आपको बता दूं कि एक वाक्य में सब्जेक्ट दो ही जगह रह सकता है, या तो शुरू में रहेगा, नहीं तो फिर क्या के बाद। अगर क्वेश्चन क्या से शुरू हो रहा है तो क्या के बाद आपका सब्जेक्ट रहेगा, अगर क्वेश्चन क्या से नहीं शुरू हो रहा है तो आपका शुरू में सब्जेक्ट रहेगा, है ना। तो एक वाक्य में सब्जेक्ट दो ही जगह रह सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या से शुरू हो रहा है, तो यानी कि क्या के बाद जो वर्ड होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे क्या वे लोग आपकी मदद करते हैं, तो यहाँ पे क्या के बाद क्या वे लोग, यानी कि वे लोग आपका सब्जेक्ट है, और वे लोग ही डिसाइड करेगा कि शुरू में डू आएगा कि डज आएगा। तो वे लोग यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लुरल है और इसके साथ आर का प्रयोग होता है, इसलिए शुरू में डू आया है। इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है तो डू दे, इसके बाद फिर वर्ब लिखी जाती है हेल्प, ऑब्जेक्ट तो अंत में लिखा जाता है, आप जानते हैं। इसका शॉर्ट रूल क्या है कि शुरू में डू या डज देना है, उसके बाद देना है सब्जेक्ट, नहीं रहेगा तो नोट दीजिएगा, उसके बाद V1 और अंत में देना है ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए, क्या हम लोग अपने देश को प्यार नहीं करते हैं, है ना। क्या हम लोग अपने देश को प्यार नहीं करते हैं। तब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या से शुरू हो रहा है, तो यानी कि क्या के बाद जो रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट। तो क्या के बाद क्या है, हम लोग, यानी कि हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट है, और हम लोग के अनुसार यहाँ पे शुरू में आपको डू और डज देना है। तो हम लोग यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो प्लुरल है, हम लोग के साथ आर लगता है, तो शुरू में हम डू लिखे हैं। तो यहाँ तक काम खत्म हो गया। शुरू में से डू या डज दोनों में से कोई एक देना था, तो आपने डू लिखा, आपका काम यहाँ तक खत्म। अब लिखना है सब्जेक्ट, तो हम लोग आपका सब्जेक्ट है तो हमने वी लिख दिया। अब सब्जेक्ट के बाद है नोट, तो नोट लगाने के लिए आपको देखना है हिंदी वाले वाक्य में कि नहीं लगा है कि नहीं। अगर नहीं लगा रहेगा तो नोट लगाइएगा, नहीं लगा रहेगा तो नोट नहीं लगाइएगा। तो यहाँ पे नहीं है तो हम यहाँ पे नोट दे दिए। उसके बाद क्या है V1, तब प्यार करना, तो ये आपका वर्ब हो गया लव।
इसके बाद अपना देश, आवर कंट्री, ये आपका ऑब्जेक्ट है। एक वाक्य में नोट दो ही जगह आ सकता है अगर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या है? अगर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो नोट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो नोट का प्रयोग हुआ है सब्जेक्ट के बाद, है ना। अगर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, फुल स्टॉप है, तो फिर नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए, है ना, अंत में फुल स्टॉप है तो नोट आया है हेल्पिंग वर्ब के बाद, अंत में फुल स्टॉप है तो नोट आया है हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो बस एक वाक्य में नोट दो ही जगह लगता है। अगर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है तब नोट का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के बाद, अगर अंत में फुल स्टॉप है तो फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब देखते हैं वैसे क्वेश्चन जो WH वर्ड्स उसमें होते हैं, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ। अगर ये सब किसी वाक्य में आ जाए तो उन सब वाक्यों का ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे करते हैं। देखिए, वह कहाँ पढ़ता है, वह कहाँ पढ़ता है, पहले इतना ही देखते हैं। वह कहाँ पढ़ता है, तो यहाँ पे कहाँ है, तो नियम है कि अगर किसी वाक्य में कब, क्यों, कैसे, कहाँ ये सब आए तो सबसे पहले इसी का मीनिंग लिखा जाता है। तो यहाँ पे कहाँ आ रहा है तो हम सबसे पहले कहाँ का मीनिंग वेयर लिखे हैं, और वेयर हो गया आपका WH वर्ड, और WH वर्ड लिखने के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। आप जानते हैं कि इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू और डज है। अब दोनों में से कौन आएगा ये सब्जेक्ट तय करता है, और सब्जेक्ट आपका वह है, तो वह के लिए होता है ही, और ही के साथ लगता है इज, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका होगा डज। तो वेयर के बाद हम डज दे दिए, इसके बाद फिर लिखा जाता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, तो वह के लिए क्या होगा ही, और पढ़ता, तो पढ़ता के लिए क्या होता है रीड। तो वह कहाँ पढ़ता है, तो वेयर डज ही रीड, है ना। अब इसको हम बनाते हैं नेगेटिव, वह कहाँ नहीं पढ़ता है। तभी मैं आपको बताया दोस्तों कि एक वाक्य में नोट दो ही जगह आता है। अगर अंत में फुल स्टॉप है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, अगर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो सब्जेक्ट के बाद। देखिए अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो यानी कि हमको इसमें नोट कहाँ लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद। तो ही के बाद देखिए यहाँ पे नोट लगाया हुआ है, तो वेयर डज ही नोट रीड। तो इसका शेड्यूल क्या होगा, शुरू में WH वर्ड लिखिएगा, यानी कब, क्यों, कैसे, कहाँ का मीनिंग। WH वर्ड लिखने के बाद फिर डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद फिर सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो नोट दीजिएगा, उसके बाद V1, और अंत में आपको ऑब्जेक्ट देना है। और एग्जांपल देखते हैं, आप लोग नंदन से कब मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कब है आपका WH वर्ड, तो हम शुरू में लिख दिए व्हेन, है ना। तो व्हेन लिखे तो मेरा काम यहाँ तक खत्म हो गया, मैंने WH वर्ड लिख दिया। अब WH वर्ड लिखने के बाद डू या डज देना है, तो दोनों में से कौन आएगा, सब्जेक्ट तय करेगा। सब्जेक्ट आपका है आप लोग, तो आप लोग के लिए यू, तो यू के साथ यहाँ पे डू दिया हुआ है, तो व्हेन डू, यहाँ तक काम खत्म। सब्जेक्ट तो यू, यहाँ तक काम खत्म। अब नोट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, तो V1 वर्ब क्या है भाई, मिलते हैं, तो मिलना के लिए मीट, और ऑब्जेक्ट क्या है आपका नंदन, तो नंदन यहाँ पे लिख दिए। तो व्हेन डू यू मीट नंदन, आप लोग नंदन से कब मिलते हैं। अब इसको बनाते हैं निगेटिव कि आप लोग नंदन से कब नहीं मिलते हैं। तो आप देखिए नियम क्या है भाई कि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह तो नोट कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद। और सब्जेक्ट कहाँ रहता है, एक वाक्य में दो ही जगह रहता है। अगर क्वेश्चन क्या से शुरू होगा तो क्या के बाद सब्जेक्ट रहेगा, अगर क्वेश्चन क्या से नहीं शुरू होगा तो शुरू में आपका सब्जेक्ट रहेगा। आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या से नहीं शुरू हो रहा है, यानी कि शुरू में आपका सब्जेक्ट है आप लोग। आप लोग के लिए आपने क्या लिखा, यू, और यू के बाद यहाँ पे नोट आ जाएगा। तो उम्मीद ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। आगे और भी टेंसेज का वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना।